देखिए, एक मैं ये कह सकता हूँ कि जितना प्रतिशत एमओयू की पालना या इम्प्लीमेंटेशन जिसे अपन कहते हैं कि जो धरातल पे आ गए, ग्राउंड पे आ गए, वो हमारी निश्चित रूप से इस बार कोशिश रहेगी कि वो प्रतिशत अधिक होगा। नंबर 1। नंबर 2, इस बार हमने ऐसी व्यवस्था की है अलग अलग लेवल्स पे कि इन एमओयूज की सतत समीक्षा हो। राजस्थान में निवेश को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार अपने पहले ही साल में सबमिट कराने जा रही है। नाम रखा गया है राइजिंग राजस्थान, और इस पर मेरे साथ बात करने के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज अजिताभ शर्मा जी मौजूद हैं। साहब, पहले रिसर्जेंट राजस्थान हो चुका, इन्वेस्ट राजस्थान हो चुका, अब राइजिंग राजस्थान आ गया। क्या फ़र्क केवल नाम का फ़र्क है या और भी कुछ इसमें फ़र्क नज़र आएगा? अब देखिए, इस बार राज्य सरकार जो है वो अपने पहले वर्ष में इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रही है। तो मुझे तो नहीं ध्यान पड़ता कि पहले कभी सरकार ने अपने पहले वर्ष में ही इस प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट समिट है उसका आयोजन किया। और इसमें मुख्य ये है कि यदि पहले वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होता है तो उसमें विभाग की जिम्मेवारी और भी अधिक हो जाती है। काफ़ी फॉलोअप के लिए 4 साल मिल जाते हैं। हाँ, फॉलोअप के लिए 4 साल भी नहीं, और आपका जो कार्य है उसकी परफॉर्मेंस को परखने के लिए भी 4 साल मिल जाते हैं। क्योंकि बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि भाई जब निवेश के प्रस्ताव आए, जो एमओयू सबमिट हुए, वो ज़मीन पे आए या नहीं आए, और नहीं आए तो ये पूछा भी जाता है कि वो क्यों नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि ये और भी अधिक जिम्मेवारी भरा काम इस बार हो जाता है कि, और हम उसी हिसाब से हमारी तैयारियाँ कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स हमारे पास आ रहे हैं उनको हम जितना तेज़ गति से हो सकता है ज़मीन पे उतारें। सब राइजिंग राजस्थान, इसमें क्या विशेष होगा? क्योंकि प्रपोजल तो पहले भी आए हैं, 80% के आसपास रद्द भी हो जाते हैं, एमओयूज़ करके लोग चले जाते हैं, लौट के नहीं आते। इस बार ऐसा क्या होगा कि राजस्थान की काया पलटे? नहीं, मैं इसका आपका जो जवाब है वो एक दूसरे तरीके से देना चाहूँगा कि हम देखिए, एक मैं कह सकता हूँ कि जितना प्रतिशत एमओयू की पालना या इम्प्लीमेंटेशन जिसे अपन कहते हैं कि जो धरातल पे आ गए, ग्राउंड पे आ गए, वो हमारी निश्चित रूप से इस बार कोशिश रहेगी कि वो प्रतिशत अधिक होगा। नंबर 1। नंबर 2, इस बार हमने ऐसी व्यवस्था की है अलग अलग लेवल्स पे कि इन एमओयूज़ की सतत समीक्षा हो। और हो सकता है कुछ एमओयूज़ में कई बार ऐसे विषय आ जाते हैं या ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि उस टाइम आपका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है वो उसको अलाउ नहीं करता है, उसके प्रावधान नहीं होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक इस बार पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हमारे पास समय रहेगा कि हम उस पर काम कर लेंगे चर्चा करके निवेशक से। तो वो, और हम एक जो मेन चीज़ सोच के चल रहे हैं कि हम चीज़ों को सबको डायनामिक रख रहे हैं। अगर नीतियों में कोई संशोधन की आवश्यकता है, नीतियों में किसी प्रकार के प्रारूप को उसको बदला जाना है, कुछ अगर जो इंसेंटिव्स हैं फिस्कल हो, नॉन फिस्कल हो, वो किसी अलग तरीके से उनको दिया जाना है, तो अगर हम फ्लेक्सिबल हैं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि निवेशक को इस बार अधिक सुविधा मिलेगी। तो क्या इस बार 4 साल का जो समय आपके पास फॉलोअप के लिए होगा, उसके अंदर ज़मीन के ऊपर नज़र आने लगेगा कि राजस्थान के अंदर कुछ हुआ है या फाइल में ही रह जाएगा? निश्चित रूप से ज़मीन पे नज़र आएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 7 महीने में हमने जो कुछ ऐसे निवेश थे जो हालांकि बहुत बड़े नहीं थे, बट जिनको हमने अनुमति दी अलग अलग तरह की, उन लोगों ने काम भी शुरू कर दिया है ग्राउंड पे। और कुछ एक ऐसे निवेश थे जो किसी वजह से अटके हुए थे, तो ऐसे भी हमने काफ़ी एक्सपीडाइट कर दिए हैं और वो ग्राउंड पे आ गए हैं। कईयों में प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव फीचर है। निश्चित रूप से हम इस चीज़ को और अधिक आगे। उद्योग मंत्री ने बजट के टाइम पे भी एक बात कही कि हम राजस्थान के हर ज़िले को उसके प्रोडक्ट बेस के हिसाब से डेवलप करने का मन रखते हैं। क्या राइजिंग राजस्थान के तहत आप उस दिशा को भी ध्यान में रखते हुए काम करेंगे? क्योंकि हमने ये देखा है कि जो भी इन्वेस्टर आना चाहता है वो सिर्फ भिवाड़ी आना चाहता है, निमराना आना चाहता है। तो क्या इस बार उसको भी ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा? उसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक तो जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है, कुछ राज्यों में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य हुआ है। वहाँ भी हम गए हैं, वहाँ पे हमने उनसे सीखा भी है। और साथ ही जो राजस्थान के विभिन्न ज़िलों में पृष्ठभूमि है, वहाँ के ये प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, एग्री बेस्ड भी हो सकते हैं। कई जगह स्टोन का काफ़ी अच्छा काम है, कहीं पे हैंडीक्राफ्ट का है, कहीं पे जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत अच्छा काम है, कहीं पे आर्ट एंड पेंटिंग का है। और आप कहीं पे फूड प्रोडक्ट्स हैं सर, फूड, वही एग्री एंड वही एग्री प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग के प्रोडक्ट्स हैं। और इंजीनियरिंग गुड्स का कहीं छोटा छोटा अच्छा काम अब होने लगा है कई इंडस्ट्री क्लस्टर्स में। तो जो हमारी ODOP पॉलिसी, हमने यही कोशिश की है
कि इसको कैसे हम अप स्केल करें। जो अभी छोटे स्तर पे काम है उनको कैसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स अपन दे सकते हैं, उनको कैसे पैकेजिंग के बारे में, लेबलिंग के बारे में बता सकते हैं, उनके क्वालिटी टेस्टिंग के बारे में कैसे बता सकते हैं, उनको सर्टिफिकेशंस वगैरह के बारे में जानकारी दी जा सकती है। तो इसके समकक्ष ही हमारी एक नई एक्सपोर्ट पॉलिसी भी आ रही है। जो कुछ यदि ऐसे व्यवसायी हैं जो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पैटर्न पे जो छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, तो इनको एक्सपोर्ट करने के लिए जो इनको नॉलेज की ज़रूरत है, जो इनको उसकी प्रक्रिया है एक्सपोर्ट की, एक बहुत लंबी और कई बार जो जटिल सी भी हो जाती है, उसके बारे में ट्रेनिंग्स हैं, कोर्सेज़ हैं। उसके बारे में जो एक डर होता है कि मैं अपना अगर पहली बार एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मेरे को पेमेंट वापस आएगा नहीं आएगा, उसके भी क्रेडिट इंश्योरेंस मैकेनिज़म्स हैं। वो हमारी उस नीति में आपको जैसे देखने को कई चीज़ें मिलेंगी। फिर उसी से जुड़ी हुई क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है। अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की आप बात करें, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, कई बार ऐसी मशीन्स और इक्विपमेंट्स होती हैं जो छोटे व्यवसायी, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, जो नहीं खरीद सकते। सपोज़ कोई 20 लाख की मशीन हो गई, तो हम ऐसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे अगर 10-15 लोग मिले के अगर ऐसे कोई इक्विपमेंट्स की उनको आवश्यकता है तो उसमें सरकार भी उनकी मदद करेगी उनको लगाने में, और उसी में मार्केटिंग भी जैसे है या रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में कोई असिस्टेंस देनी है। तो ये सब चीज़ें इन नई नीतियों में हमारी आ रही हैं। अब ये तो हो गई नीतियाँ, अब ये नीतियाँ इन्वेस्टर तक कैसे पहुँचेंगी, इसके लिए आप क्या कर रहे हो? अब नीतियाँ इन्वेस्टर तक कैसे पहुँचेगी, तो उसके लिए तो एक तो सबसे बड़ा तो ये इन्वेस्टर समिट है। आप जितनी बात कर सकते हो, मीडिया है, आप जितनी बात को आगे पहुँचा सकते हो, उनके जानकारी में आए, हमें आगे होकर के आगे जाकर के उनको बताना पड़ेगा, ये प्रावधान है। फिर एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको विश्वास उनमें पैदा करना पड़ेगा, ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि जो हम पॉलिसीज़ हमारी आ रही है उसमें वास्तविकता में उनको ये लाभ मिल जाएगा समय रहते। तो वो ट्रस्ट डेवलपमेंट के लिए वो तो हमारा काम ही है। हमारा विभाग कैसा काम कर रहा है, कैसी हम डिलीवरी दे रहे हैं, उनको कितना सुन रहे हैं, उनसे हम कितनी बात कर रहे हैं, तो वो भी हमारा, और एक मॉनिटरिंग का सिस्टम जो हमारा होगा वो हमने ऑनलाइन सिस्टम थोड़ा सा हमारा स्ट्रेंथन किया है। तो इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिससे ट्रस्ट क्रिएट होगा, और फिर बाय वर्ड ऑफ माउथ भी एक पब्लिसिटी विद इन इंडस्ट्री ग्रुप्स होती है, जो मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव माहौल राजस्थान का पूरे देश में बना है औद्योगिक विकास को और निवेश को लेकर के। साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि इस राइजिंग राजस्थान से राजस्थान के आम जन को आपको क्या लगता है कि क्या फ़ायदा मिल जाएगा या क्या बेनिफिट होगा? देखिए, अब बेनिफिट टेंजिबल इंटेंजिबल हर दोनों तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो आपको सीधे दिखते हैं कि ये लाभ मिल गया, तो किसी घर के व्यक्ति को रोज़गार मिल गया तो वो सीधा लाभ है और निश्चित रूप से रोज़गार लोगों को मिलेगा। कुछ टेंजिबल में भी कुछ डायरेक्ट बेनिफिट है, जैसे एम्प्लॉयमेंट मिल गया। कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। अगर कहीं पे कोई औद्योगिक निवेश होता है, बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, तो जो उससे रिलेटेड एंसिलरी सर्विसेज हैं जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उसकी भी ग्रोथ होती है, तो वो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है लोगों को। फिर कुछ इनटेंजिबल बेनिफिट्स भी होते हैं। एक जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा कि जैसे कल ही जो विप्रो का कार्यक्रम था, तो जो बगरू क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ एक ये बात आई थी, वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, वो कह रहे थे कि सर जब इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई यहाँ पे, तो इनके देख के वहाँ के बच्चों को ये लगता है कि इसमें काम कर सकते हैं, तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, पता करते हैं। फिर उनको ये पता लगता है कि इसके लिए हमें ये करना चाहिए, तो चाहे वो स्किलिंग का कोर्स करें, तो उनको एक दिशा मिलती है। ये इंटेंजिबल बेनिफिट है, और उनको दिशा मिलती है तो वो ज़रूरी नहीं है वहीं उसी इंडस्ट्री में जाके काम कर रहा है, बट अगर उसको एक लाइन या डायरेक्शन मिल गई, 5 लोगों से बात करके, कुछ चीज़ देख के वो बाहर जाके अपना कुछ प्रयास करेगा, तो ये भी ऐसे लाभ हैं। क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम है प्रॉस्पेरिटी का जो क्रिएट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से और इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो हम समझते हैं इसका निश्चित रूप से लाभ होगा। और आप देखें, मैं तो बाड़मेर कलेक्टर रहा हूँ किसी समय जब वहाँ कुछ भी नहीं था, और आप आज जाएँ वहाँ, पृष्ठभूमि मतलब कंप्लीटली चेंज हो चुकी है वहाँ की। तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है, सब राजस्थान की जनता देख रही है, फिर आपकी तरफ राजस्थान सफल होना चाहिए। निश्चित रूप से सफल होगा, सब मिलके काम करेंगे हम तो।
तो राइजिंग राजस्थान एक बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है राजस्थान सरकार के कंधों पे, और 4 साल का मॉनिटरिंग का समय मिल जाएगा कि जब कोई इन्वेस्टर आएगा, जो वादे किए जाएंगे सरकार की तरफ से, 4 साल उनकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी। ये कहना है प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ का। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।